बच्चों क्या हाल? बच्चों क्या हाल है? गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, क्या हाल चाल बाबू? अरे बच्चों सब ठीक हैं? यस सर। जल्दी आ जाइए बच्चे। कल बेटा मैंने क्या करा दिया था, मुझे केवल इतना बता दीजिए। बच्चों, अरे भाई कोई आवाज खोलो। कल मैंने कहां तक कराया था? आजमा, अवंतिका, रूही, उत्कर। हाँ उत्कर्ष बोलो। जब वर्क डन तक आपने कराया तो कुछ क्वेश्चंस कराए थे। वर्क डन तक कराया था। यस सर। वर्क डन पी डेल्टा पी वाला फार्मूला, उस पे 2-3 क्वेश्चन कराए थे ग्राफ। अच्छा ठीक ठीक ठीक, मतलब हम लोग वर्क डन तक हो गया है। आइसोबारिक कंडीशन, अच्छा इंडिकेटर डायग्राम नहीं बताया ना अभी तो? नो सर। अच्छा अच्छा, अभी सिर्फ हमने वर्क डन कराया है आपको। वैसे आपने डेट डाल दी तो सर यहाँ से शुरू करना। ओके ओके ओके, वर्क डन हो गया। और बेटा ही हाँ 22 तारीख पड़ी थी ना? यस सर। यस सर। नहीं 22 तारीख नहीं पड़ी नहीं थी 22 बेटा। नहीं थी सर, आपने आज की डेट डाली थी उस पे। हाँ अच्छा, मैंने वर्क डन पे ग्राफ के क्वेश्चन करा दिए थे ना आपको, आइसोबारिक आइसोकोरिक वाला जो मैंने करा दिया था ना। एक टेम्परेचर वाला गलत करेंगे वो भी करा दिया था। देखिए ये कराया है, चेक करिए, देखिए ये कराया है। बेटा जरा डाल दीजिए, ग्रुप पे डाल दीजिए, क्लास स्टार्ट हो गई है। सर आप देखो बेटा ये कराया है, चेक करके बताइए बच्चों। सर और ऊपर यहाँ से नहीं था। ये कराया है मैंने, नहीं सर, ये वाला नहीं। नहीं सर, ये नहीं कराया अभी आपने। ये देखिए, नहीं। नो ये सर। देखिए। नो सर, नो सर। हाँ यहाँ। नो सर। सर नो सर। ये थर्मोडायनेमिक हाँ सिस्टम नहीं करा सर, ये दिया। हो चुका, सिस्टम करा ये दिए। हो चुका था सर। सर आपने 2 क्वेश्चंस कराए थे। ग्राफ वाले के नीचे वाला क्वेश्चन था। ठीक है, सर मुझे आपने लगता है मैं यहीं से, मुझे लगता है यही मैं सर यहाँ से कराऊं तो समझ में आ जाए। 220122 यस अबे सर। बाहर मत निकालो। अरे भाई सर ये वाला हम उसी में क्वेश्चन देख आपने लेंगे। कराया था। इन एनी क्लोज्ड म्यूट वेसल करो। वी हैव 10 moles of O2 and 6 mole of helium as temperature, find internal energy of system। ये यहाँ करा पे दिया था, हाँ सर ये करा दिया था। इसके बाद से आपने बोला था कि नेक्स्ट टर्म पे हम करेंगे। यानी वर्क डन नहीं कराया हमने। नो सर। वेट करो 1 मिनट, आगे से गलती नहीं करेंगे, आगे से हम आपका नाम डाल देंगे।
सर डिग्री ऑफ फ्रीडम उधर उधर से sir। डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया था। हाँ सर हो गया था। उसका बाद होगा। उसके बाद क्या कराना है? याद आ गया। सर आपने वहां पे खत्म किया था जहाँ पे कैपिटल C इक्वल टू M इंटू C आया था। यस सर। देखो मैंने वर्क डन करा दिया, सर वर्क डन हो गया था। और वर्क डन में मैंने आपको बता दिया कि केमिस्ट्री में उल्टा होता है, ये बता दिया। यस सर, ये भी बता W इक्वल टू P डेल्टा V और म्यू R डेल्टा T बता दिया। यस सर। अच्छा, सर इस पे ग्राफ भी करा दिया था आपने। हाँ इसका ग्राफ करा दिया बेटा। देखिए अब यहां से आ जाते हैं। आपकी वाली जो प्रेजेंटेशन बनाई थी वो दूसरी फाइल में है। देखो बेटा मैंने आपको ये कराया था, ये यस सर यस सर ये बोला। ये सर ये, और ये सब मैंने करा दिया था। देखिए वर्क वाला। हाँ सर ये हो गया था। और बच्चों ये देखिए मैंने कहा था केमिस्ट्री में उल्टा होता है, ये भी बता दिया था। फिर मैंने वर्क डन का फॉर्मूला P डेल्टा V बताया था, म्यू R डेल्टा T बताया था। क्वेश्चन 1 कराया था जिसमें प्रेशर को, वो गैस को 1 लीटर से 3 लीटर ले जाते हैं। और शायद देखो ये क्वेश्चन कराया था आपको वर्क डन मैंने। यस सर। यस सर, सर, ये वाला कराया यस था। सर। मैंने कहा था कि सारे लोग सर मैंने कहा था सभी लोग करेंगे इसको, 0 कर देंगे। हाँ सर। और लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। हाँ सर। ठीक है, चलो बेटा अब आगे आ जाते हैं। ठीक। आज बच्चों के पास इंटरनेट डेटा खत्म है, बायो का रैपिड फायर किया उन लोगों ने। बेटा किसी भी सिस्टम को हीट देना है, किसी भी गैस को अगर हम हीट देंगे, हीट करेंगे, तो म्यू C डेल्टा T प्रोसेस होता है, हीट का फॉर्मूला होता है। और बेटा जब हम म्यू C डेल्टा T हीट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं बच्चों, बेटा SRB में और उसमें रैंकर में डाल दीजिए। मिश्रा सर की क्लास शुरू हो गई है, कोई एक जना डाल दे बेटा, किसी का छूट जाए उससे अच्छा है। रैंकर में डाल दीजिए। SRB ऑफलाइन में कोई डाले। आ गया, रैंकर में आ गया है भाई, रूही ने डाल दिया है। चलो बेटा, हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है बेटा क्यू मैसेज ओनली एडमिन। अच्छा अच्छा SRB ऑफलाइन में ओनली एडमिन है। ओके ओके, ठीक है बेटा। अच्छा बच्चों आ जाइएगा। हम लोग जब कभी भी बेटा यहाँ पे ना हीट करते हैं तो Q इक्वल टू, ये जो बेटा एट द रेट करके आप लोग आ रहे हो, थोड़ा नाम वाम क्या है करो, कैसे फ्यूचर डॉक्टर हमारे। टीचर से शर्म कैसी, डॉक्टर से कैसी शर्म। क्यों बच्चों, कैसी शर्म टीचर से और कैसी शर्म डॉक्टर से।
Yes. डॉक्टर को पता होता है रोग का क्या अंत है, और टीचर को पता होता है स्टूडेंट के बारे में। ये तो सच्ची बात है बेटा। जैसे कोई डॉक्टर नहीं बताता है कि आखिरी दिन रह गया है पर पेशेंट जाने वाला है। आइए बच्चों एक बात समझ लीजिएगा कि म्यू सी डेल्टा टी के दो फॉर्म हो गए, म्यू सीपी डेल्टा टी और म्यू सीवी डेल्टा टी। ओनली 7 MB डेटा लेफ्ट है। अरे भैया बच्चों के मेरे पास मैसेज है ना आप लोगों के में कि सर बायो की क्लास लंबी चल गई, डेटा कम बचा। कोई बात नहीं, हम लोग की क्लास भी कंप्लीट करनी है। और फिजिक्स मेक्स डिफरेंट, फिजिक्स आपका डिफरेंस बनाएगा और फिजिक्स आपकी रैंक में ऊंचा उछाल लेकर आएगा। तो एसआरबी बच्चे के हमारे जो है ना, वो हमारे बायो तो कॉमन आयन इफेक्ट हो जाता है बेटा, पता ही है आपको। आओ बेटा, तो जब हम बात करते हैं कि म्यू सीवी डेल्टा टी, तो इस समय हम कांस्टेंट वॉल्यूम करेंगे, जितनी भी हीट देंगे वो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, वर्क डन होगा नहीं। तो जो हम हीट देंगे बेटा, है ना, इसका मतलब है कि वर्क डन जो है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जो भी आप हीट दोगे इस समय, वो हमारी म्यू सी वी डेल्टा टी से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी डेल्टा यू। और बेटा इसका मतलब यहां पे हम कांस्टेंट प्रेशर पे जब वर्क दे रहे हैं तो म्यू सीपी डेल्टा टी दे रहे हैं, इससे वर्क भी हो रहा है और इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है। ऑलवेज रिमेंबर, और आप याद रखिएगा इंटरनल एनर्जी जब चेंज हो जाएगी तो एक बात समझ लीजिएगा कि हमारी गैस दोनों तरफ बराबर टेम्परेचर राइज कर रही है। मतलब इधर भी टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ेगा, इधर भी टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ेगा। तो यहां भी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला म्यू सीवी डेल्टा टी होगा, यहां भी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला म्यू सीवी डेल्टा टी होगा। मतलब मैं आपसे केवल एक बात ये कहना चाहता हूं कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला दोनों तरफ जो है बेटा वो हमारा सिमिलर रहेगा। वेरी गुड इवनिंग बेटा। आइए हम बेटा अगली बात बताते हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग एक काम कर लें, अगर हम लोग एक काम कर लें, बच्चों मेरी आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा ठीक है। अगर हम लोग एक काम कर लें कि हम मोलर स्पेसिफिक हीट और ग्राम स्पेसिफिक हीट में एक लुक ले लें, तो स्पेसिफिक हीट किसी भी गैस की दो प्रकार की है, ग्राम है जिसको एमएस डेल्टा टी कहते हैं, और दूसरी स्पेसिफिक हीट आपकी होती है जो आपकी बेटा होती है, बहुत ध्यान से सुनिए, दूसरी होती है आपकी मोलर जिसमें हम लोग म्यू सी डेल्टा टी कहते हैं। ये कैपिटल टी होती है, कैपिटल सी होती है, और ये स्मॉल सी होती है। आप याद रखिएगा आज के बाद, ये हटा दें, ये हटा दें, ये हटा दें, आज के बाद याद रखिएगा, आप यहाँ पे याद रखेंगे कि ये वाली जो स्पेसिफिक हीट होती है बच्चों, याद रखिएगा, आप में कोई भी बच्चा एसआरबी बैच का बच्चा भूलेगा नहीं। सी का मतलब होता है क्यू डिवाइडेड बाई म्यू डेल्टा टी। मतलब 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री तो ये लगाना, 1 ग्राम का बढ़ाना है तो ये लगाना। दोनों में रिलेशन क्या है सर? दोनों ही कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे ली जा सकती हैं। सीपी स्मॉल वाले को भी सीपी सीवी कहते हैं और कैपिटल वाले को भी सीपी सीवी कहते हैं। तो सर हमने तो कैपिटल सीपी सीवी पढ़ा था, नहीं, दोनों ही हैं। मतलब आपसे मैं कहूं कि कैपिटल सी जो होता है वो म्यू डेल्टा टी, और म्यू को मोल फ्रैक्शन कहते हैं, तो म्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां रखेंगे तो ये मोलर मास इंटू सी आ जाएगा। और जब ये मोलर मास इंटू सी आ जाएगा ना, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है ये आपकी मोलर मास इंटू सी, यानी कि ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम लोग कंप्लीट करके इसको याद कर लेते हैं। कौन बड़ी है बेटा? मोलर बड़ी है, ग्राम छोटी है। Molar. इसका मतलब हम जब बात करेंगे किसी भी गैस को, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे गर्म करते हैं तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं जो मैंने जस्ट अभी बताया। और सारे बच्चे देखिएगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप केवल और केवल कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे केवल और केवल आपको यह याद रहना चाहिए कि जो वर्क डन होता है
कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो जीरो हो जाता है। तो जितनी भी हम लोग यहां से पढ़ लीजिएगा, यहां से लेके यहां तक जितनी भी एनर्जी देते हैं, ये एनर्जी जो है ना, हाँ बेटा ठीक है बेटा ऋषभ, ओके। तो बेटा जितनी भी एनर्जी देते हैं वो हमारी क्या होती है बेटा, ये इंटरनल एनर्जी चेंज करने में खर्च हो जाती है। तो कोई पूछे कि कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, भाई साहब कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी उतनी चेंज हो जाएगी जितनी कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाएगी। देखो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला चेंज का डेल्टा यू का म्यू सी वी डेल्टा टी दोनों तरफ सेम रहता है, और कांस्टेंट प्रेशर पे एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है वर्क डन का। तो याद रखिएगा, किसी भी गैस को गर्म करेंगे हम लोग तो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर में कौन सी बात कॉमन है, जो मैंने गोले में लिखी है ये बात कॉमन है, सेम म्यू सी वी इधर म्यू सी वी इधर। अच्छा, हम अगर आपसे कहें कि इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला आपने पहले क्या पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, हाफ म्यू आर डेल्टा टी एफ, हाफ म्यू आर डेल्टा टी एफ। इसका मतलब अगर हम दोनों को इक्वल कर दें तो हमारे पास देखो डेल्टा यू का पहला फॉर्मूला, डेल्टा यू का दूसरा फॉर्मूला अगर इक्वल कर दिया जाए तो सीवी की वैल्यू आ रही है। थोड़ा ये बहुत टेक्निकल फॉर्मूले हैं, मैं आपसे कहूंगा कि इन फॉर्मूले को बहुत गहरी नजर से देखिएगा, दाएं बाएं भी ना देखिएगा, सीट तुरंत आगे बढ़ जाएगी। मतलब मैं कहूं कि सीवी की जो वैल्यू होती है 1/2 हाफ एफ आर होती है, इसी से निकाल दिया मैंने। सीवी की वैल्यू मोनो डाया पॉली के लिए हम निकाल सकते हैं आराम से, सीवी की वैल्यू मोनो डाया पॉली के लिए आराम से निकाल सकते हैं। सीवी की वैल्यू को लर्न करने का तरीका, एफ की वैल्यू पुट करते चले जाओ 3, 5, 6 और आपका सीवी आता चला जाएगा। लेकिन लर्न करने की ट्रिक हमने आपको पहले भी बताई थी, 353 स्टार आर। अच्छा, अगली बात करते हैं बेटा, इधर वाले से आते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे हमारी जो दी गई हीट होती है बच्चों, ये हीट आपकी वर्क करेगी और डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी। तो हम डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी को चेंज करा दें बेटा, और देखो ये हमारे पास आ जाएगा QP इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। QP की वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने, W की वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने, डेल्टा यू की वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया बेटा, हमारे पास सारी कंडीशंस यहाँ पे आ गई। अच्छा बेटा, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि एक तरीके से देखा जाता है तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का मैंने लॉ आपको बता दिया, दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला रखें तो P डेल्टा V की जगह पे मैंने यहाँ पे लिखा है म्यू आर डेल्टा टी। इसका मतलब एक बात समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल बताने जा रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल बताने जा रहे हैं। एक बात समझिएगा कि सीपी किसको रिप्रेजेंट करता है, हीट। म्यूट करो रविता। और बेटा आर किसको, आर किसका मेंबर है, वर्क का, और सीबी किसका मेंबर है, इंटरनल एनर्जी का। समझिए बात। अगर मैंने आपसे कहा कि किसी भी गैस की कूलिंग हो रही है, कोई भी गैस कूल कर रही है, तो भाई साहब सीवी जो है वो माइनस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सीवी किसको बताता है, डेल्टा यू को, और डेल्टा यू माइनस में आता है कूलिंग पे, टेम्परेचर कम होता है। और मैंने आपसे कह दिया कि अगर कोई भी गैस हमारी है जिसमें नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, तो नेगेटिव वर्क डन में आर माइनस हो जाएगा। तो जब भी नेगेटिव वर्क डन होगा तो सभी बच्चे ऐसे लिखेंगे, इसको आर माइनस में करेंगे, समझ रहे हैं? तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर पक्का हो गया। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर में मोलर फॉर्मूला लिया था, किसने लिया था, मेयर ने मोलर में प्रूफ किया था। हम लोगों ने बाद में वैरायटी बना ली थी, मेयर ने लिया तो मोलर में था, लेकिन हम लोगों ने बाद में उसमें वैरायटी बना ली थी। मेरे बच्चों, इसमें बाद में हम लोगों ने क्या किया था कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी है, लेकिन मैंने कहा था आपसे कि आप सीपी की वैल्यू यहां पे निकालोगे तो सीवी की वैल्यू पुट कर दो, तो हाफ एफ इंटू आर पुट कर देंगे तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी 1 + f/2। तो मोनो डाया पॉली की सीपी भी लर्न कर लेंगे, लेकिन मैंने कहा था लर्न करने के लिए ये फॉर्मूला सफिशिएंट है। मोनो का 5r/2, डाया का 7r/2, पॉली का बेटा 4r, तो ये सफिशिएंट हो गया आपका। अगर बेटा हम अगली बात करते हैं तो सीपी लर्न हो गया, सीवी लर्न हो गया, तो क्या गामा क्या है, गामा है सीपी सीवी का रेशियो है। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, गामा का निकालते हैं वैल्यू, तो CP/CV निकाल देते हैं, और CP/CV जब निकालेंगे तो गामा आ जाएगा। बच्चों गामा जो आ जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, गामा इज द रेशियो ऑफ
मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा बेटा, यहाँ पे जब रखेंगे तो गामा में हमारे पास 574 और 353 आ रहा है। गामा में याद रखिएगा, हमें पता है कि गामा जो है वो मोनो का सबसे ज्यादा होता है, और गामा जो होता है वो डाया का उससे कम होता है, और गामा जो होता है वो आपका पॉली का सबसे कम होता है। अच्छा बच्चों, इसकी वैल्यू 1.67 होती है, 1.4 होती है, 1.33 होती है, अपने हिसाब से ले सकते हैं। बेटा अगली बात करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम का रेशियो हम लोग यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। डिवाइड कर दिया सीपी अपॉन सीवी को, तो F/2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम को कनेक्ट करती है। हम लोग यहाँ पे एक नई बात और निकालने जा रहे हैं कि गामा का एक हमारा ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार नीट में ये आ चुका है, एक बार नीट में ये आ चुका है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिस चीज में जरा सी भी दिक्कत हो आपको। गामा यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो हमारी किसी भी फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। गामा इक्वल टू 1+2/f, याद कर लो। गामा की वैल्यू मोर देन 1 होती है, याद कर लो। डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू होता है 2/γ-1, याद कर लो, आंख बंद करके सुनते जाओ। अच्छा बेटा, ये फॉर्मूला इस धरती पे केवल आप ही को याद है, CV इक्वल टू हाफ F इंटू R। और इस धरती पे फॉर्मूला केवल आप ही को लर्न है ये वाला, कि हम F की वैल्यू ये वाली पुट कर दें, ये वाली यहाँ पे कर दो, ये वाली पुट कर दोगे वैल्यू, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास CV का एक नया फॉर्मूला आ गया। CV को कहते हैं R/γ-1। तो बच्चों CV को कहते हैं, बेटा पानी दे देना, R/γ-1। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगली बेटा बात करते हैं वर्क डन, हम पीवी इंडिकेटर डायग्राम से निकालने जा रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं, अच्छा एक मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला सीपीसीबी से एक बढ़िया क्वेश्चन, सीपीसीबी से एक बढ़िया क्वेश्चन। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि बेटा बताइए, हमने पानी को गर्म किया है, हीटिंग ऑफ वाटर है, और हीटिंग ऑफ वाटर को लिखिएगा, एक बढ़िया क्वेश्चन, हीटिंग ऑफ वाटर 0 डिग्री to 4 डिग्री सेल्सियस, प्लेन पेपर थी, विच इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। आंसर सारे 85 स्टूडेंट को सुनते ना रहिए, बताइए, 85 बच्चे सुनते ना रहिए, क्या बात है। हाँ बेटा, थैंक यू बेटा। बेटा आपने सभी ने आंसर बिल्कुल बढ़िया चमकता हुआ दिया है। किसी का भी गलत आंसर नहीं है। नाइस बेटा, नाइस। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि सीपी इक्वल टू होता है भाई साहब CV प्लस R, इसीलिए सीपी माइनस CV को कहते हैं हम लोग R। बेटा ये वाली जो वैल्यू होती है ना, जो ये वाली वैल्यू होती है, ये आपकी हीट को बताती है, और ये वाली जो वैल्यू होती है इंटरनल एनर्जी को बताती है, और ये वाली वैल्यू होती है वो वर्क को बताती है। इसी से तो हम लाए थे उठा के सीपी CV को, और ये माइनस में लिखेंगे, यानी कि ये माइनस में लिखेंगे तो आप ये समझ लीजिए R की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो पानी जब गर्म करेंगे तो पानी के लिए हमारे पास R ये आ जाएगा। तो इस रिलेशन के हिसाब से तो हमको यही समझ में आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। तो हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स का ये सवाल बिल्कुल करेक्ट है। अगले वाले सवाल पे आ जाते हैं। अगला वाला सवाल देखिएगा। एक सवाल मैं आपसे और पूछ रहा हूं कि मैंने आपसे कहा 7 ग्राम, मैंने आपसे कहा 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस है, 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस के लिए CP माइनस CV की वैल्यू क्या होगी? पहली हो जाएगी R,
दूसरी हो जाएगी बेटा 2R, तीसरी हो जाएगी R/4, चौथी हो जाएगी 4R। आंसर एवरीवन दो डायरेक्ट ना, तो एकदम कोई शर्म हरे की बात नहीं है। R/4 सर। वाह ग्रेट बेटा। याद रखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आता है Cp ग्राम माइनस स्पेसिफिक हीट दिया है सर। ये R आता है। और अगर हम ग्राम स्पेसिफिक हीट का, तो अगर कोई पूछे, MW। आप मालूम एक बात बताएं आपको, अभी रुको अभी फंसाते हैं अभी आपको। चलिए, ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये हम लोग कर लेंगे m इंटू Cp, इसको कर लेंगे m इंटू Cv। मोलर की जगह क्या होता है? ग्राम। तो सारे बच्चे जानते हैं कि C बड़ा C होता है मोलर मास इंटू छोटा सी, तो ये आ जाएगा R। तो छोटा Cp छोटा Cv बराबर हो जाएगा R/m। अब एक बात समझ लीजिएगा कि हमने ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ये लिख लिया, तो आपने लिखा है, आप ये कहते हैं बेटा कि 1 ग्राम गैस के लिए, 1 ग्राम गैस के लिए, 1 ग्राम गैस के लिए ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अरे भाई हाथ लग गया किसी का, डिसेबल्ड एंड एनोटेशन से क्लियर ऑल व्यूअर ड्राइंग एंड बेटा फिर शेयरिंग, नो वन कैन शेयर, ओनली आई कैन शेयर। आइए चलो, रट के रखा है सब। 1 ग्राम गैस जो हमारी है, वो हमारी 1 ग्राम गैस के लिए बेटा याद रखिएगा, अगर हम 1 ग्राम गैस की बात करते हैं तो 1 ग्राम गैस के लिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए डिफरेंस इन ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ये होता है Cp माइनस Cv R/m। 1 ग्राम के लिए है बेटा। अगर हम आपसे कह दें 7 ग्राम नाइट्रोजन कर ले, तो 7 ग्राम नाइट्रोजन के लिए अंडरस्टूड है, कोई कहेगा नहीं कि सर टेम्परेचर राइज तो दिया ही नहीं गया। अरे यार स्पेसिफिक हीट बोल दी गई है, स्पेसिफिक हीट बोल दी गई है, तो टेम्परेचर तो राइज हो ही रहा है। तो आपके पास हो जाएगा R/m इंटू 7 ग्राम। अब जो गैस होती है उसी का रख देते हैं हम लोग, जो गैस होती है उसी का रख देते हैं, तो ये आ जाएगा R/ बेटा आ जाएगा 28 और ये आ जाएगा 7। आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल था, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। अब एको इसमें बताइए दिक्कत में कमी आ रही कि नहीं, मुझसे कोई पूछे आपसे। एक अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा बेटा कि Cp माइनस Cv, कैपिटल Cp माइनस Cv है इज इक्वल टू, अगर R दिया गया है, इज वैलिड फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। बताइए कितने मोल के लिए गैस है? ये 1 मोल के लिए है, बताइए 2 मोल के लिए है, बताइए एनी मोल के लिए है। सोचो बेटा, सोचो सोचो। गलत आंसर दे दिया, एनी मोल नहीं होना चाहिए, एनी मोल कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आप कहते हो कैपिटल Cp की वैल्यू होती है Q/μ∆T, वैसे ही स्मॉल c होता है Q/m∆T। मैं ऐसे याद करवाता हूं, 1 ग्राम गैस का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की जरूरत है उसको कहते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
उसको कहते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, 1 ग्राम गैस के लिए। और अगर बात करते हैं हम 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमको जितनी भी हीट की जरूरत होती है उसको कैपिटल सी कहते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा 1 मोल। जितने बच्चों ने आंसर दिया है, प्यारे प्यारे बच्चों ने, वो हमारे आंसर 1 मोल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी दुनिया दिखावा है, लेकिन आपका आंसर 1 मोल बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो बेटा ये जो सवाल हमारे हैं, ये सवाल थोड़े से चाहत वाले हैं। आइए बेटा ऊपर आइएगा। वर्क डन, अगर हम किसी भी प्रोसेस की बात करते हैं, अरे भाई साहब डीपी अच्छी लग रही है। हाँ चलिए बेटा, चलो बेटा, एक दूसरे की डीपी की तारीफ करोगे तो हम कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। अभी हम चैट कर देंगे पर्सनल, सलोनी और ये सब। मैं कॉम्प्लेक्स में आ जाऊंगा। नहा धो के बैठा हूं बड़ी मुश्किल से, तो आज ठंड में कायदे में रहो सलोनी। चलो ठीक। हाँ भाई, नहा धो के बैठे हैं बड़ी मुश्किल से, तो नहाए ठंड में। इतने टेम्परेचर में डूब जाना ठंड में, मतलब एकदम होता बॉर्डर पे लड़ाई करने जैसे कहे। आओ बेटा पढ़ो जल्दी से। आज के बाद मैंने पूरा डिटेल समझाया तो है बाबू, लेकिन ये जो डिटेल समझाया है ना, ये डिटेल आपके लिए नहीं है। आप पूरा, मैंने हर चीज मैंने समझा दी है। लेकिन याद रखिएगा, आप किसी भी पीवी इंडिकेटर डायग्राम में पकड़ेंगे ग्राफ, पीवी एरिया का कोई भी ग्राफ होगा वॉल्यूम के साथ शेड करेंगे, तो एरिया हमेशा वॉल्यूम को घेरा जाता है। तो पीवी ग्राफ में जो वर्क डन होता है वो एरिया से निकलता है, और हमेशा कवर करते हैं वॉल्यूम से। तो क्या आप लोग हमारी इन सारी बातों में प्रूविंग करने की जरूरत ही नहीं है? आपको कोई जरूरत नहीं है प्रूविंग करने की, और डायरेक्ट निकाल देंगे डब्ल्यू एरिया, वर्क डन एरिया और अंडर यानी हो गया। इसका मतलब बेटा सीधी सीधी बात है कि आप याद रखिएगा यहाँ पे, कि आप यहाँ पे कभी भी गलती कर सकते हैं। देखिए 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 देखिए, ये देखिए, ये हमारा वीपी ग्राफ है ना, वीपी ग्राफ है। तो मेरी चीज यहां से जरा समझ लीजिए। मैं आपसे यहां से एक चीज समझाना चाहता हूं कि ए से बी प्रोसेस हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है? सर एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन जब हो रहा है तो ए से बी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, वापस ए पे जाएंगे। ये हमारा साइकिल बन गया। मान लो ये क्लोज प्रोसेस होता, तो ये कौन सा डायरेक्शन होता? क्लॉकवाइज। तो हम एक बात याद रख लेंगे, यहीं से निकाल देंगे, डब्ल्यू क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव आता है। एक नई चीज यहीं से निकाल दी है ना। अब हम आगे जो हमारा वो होगा ना बेटा, जो हमारा होगा साइक्लिक प्रोसेस, उसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे। नीचे देखो, यहां ए से जाएंगे बी, एरो देखो इधर, और एरो देखिए इधर। इसका मतलब एरो जब देखा हमने, तो एरो के हिसाब से जब चलेंगे बेटा, इसका मतलब हमें वॉल्यूम एक्सिस को कवर करना है, तो हमारा ये ऐसे चलेगा। तो हमने यहाँ पे बेटा क्या किया है, हाँ अरे भैया, वॉल्यूम एक्सिस में होना चाहिए, वॉल्यूम को कवर करना है। यानी कि हमारा ऑर्डर रहेगा ए बी सी डी, यानी ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो आज के बाद मेरे बच्चे याद कर लेंगे, डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो आपका क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। सर ये क्या बात होती है? अरे ये भी तो एक्सपेंशन है, ये भी तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इसका मतलब ये वीपी ग्राफ है। तो भाई साहब क्या कहना चाहते हैं सर आप? हम कहना ये चाहते हैं कि चाहे हमारा कैसा भी ग्राफ हो, अगर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। पहली बात नोट कर लो, तरीके बदल दिए मैंने। और अगली बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा पीवी ग्राफ होगा और हमारा अगर वीपी ग्राफ होगा, तो पीवी में डब्ल्यू हो जाएगा पॉजिटिव क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज में डब्ल्यू हो जाएगा नेगेटिव, राइट। और बेटा यहाँ पे आ जाएगा क्लॉकवाइज में हमारा नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगा पॉजिटिव, जो कि मैंने आपको अभी अभी समझा दिया। यानी कि आप आज के बाद ये चीजें गलत नहीं करिएगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, वर्क डन किसी साइक्लिक प्रोसेस में जब भी निकालते हैं, तो मैंने दिखाया समझाया जरूर है पूरा, लेकिन हमारे इस साइक्लिक प्रोसेस में 2 बातें आ रही हैं बच्चों। हमारे इस साइक्लिक प्रोसेस में 2 बातें आ रही हैं, है ना। देखो मैं हर चीज पे गुजर के जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे आज ये खत्म करना है। तो मैं धारा प्रवाह सारी चीजें बोल भी रहा हूँ, कोई भी चीज छोड़ भी नहीं रहा हूँ।
इस वाले में दो बातें आ रही हैं। एक तो बात आ रही है ए से बी जाते समय रास्ता क्या होगा, ए एक्स बी का, ए एक्स बी। तो ये रास्ता हमारा ए एक्स बी का है तो वर्क डन ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा है। और ये हमारा कैसा क्लॉकवाइज है तो प्लस होगा। और ये दूसरा रास्ता है बी वाई ए का, तो नीचे वाला रास्ता यहां बनाया है, तो नीचे वाला जब यहां बनाया है तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया, और छोटा एरिया है तो माइनस हो गया। बड़ा एरिया प्लस, छोटा एरिया माइनस। यानी कि अगर कोई कहे कि वर्क हमारा पाथ डिपेंडेंट है, बिल्कुल। और कोई कहे कि हमारा वर्क जो होता है नेट निकालो, तो साइन के साथ निकालेंगे। तो हमने प्लस माइनस रख दिया, तो हमारा एरिया कौन सा ज्यादा है, प्लस वाला। यानी हमारा नेट वर्क डन आ गया। और मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये आ गया। इसको बेटा कहते हैं क्लॉकवाइज। तो पूरा साइक्लिक प्रोसेस ले लेंगे तो क्लॉकवाइज का वर्क डन आ जाएगा पॉजिटिव। यानी आज के बाद सारे बच्चे ये बात अच्छे से याद कर लेंगे। तो डब्ल्यू क्लॉकवाइज हो गया पॉजिटिव, डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज हो गया नेगेटिव। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पीवी ग्राफ की तभी ये बात है, अदरवाइज नहीं है। वीपी में उल्टा हो जाएगा। तो मैंने ये देखो एक आपको एक पूरा बता दिया है कि इस पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन में मैंने सारी बातें यहाँ पे डाल दी। इस पूरे प्रेजेंटेशन में मैंने सारी बातें यहाँ पे डाल दी हैं कि अगर पीवी डायग्राम होगा तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अगर बीपी डायग्राम होगा तो उल्टा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पीवी में पी कहां लेते हैं, वी कहां लेते हैं। मैं बोलता हूं कि कोऑर्डिनेट लेते समय पहले एक्स लिया जाता है, फिर वाई लिया जाता है, ओके। लेकिन ग्राफ बनाते समय, इंडिकेटर ग्राफ बनाते समय पहले वाई लिया जाता है, फिर एक्स लिया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा आईवी ग्राफ है, किसी भी करंट के चैप्टर में आईवी ग्राफ की बात करते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको आईवी ग्राफ बोल दिया बेटा, तो जब आप आईवी ग्राफ की बात करेंगे ना बच्चों, आईवी ग्राफ का क्या मतलब हो गया, आईवी ग्राफ का एक मतलब हो गया प्यारे बच्चों, आई रहेगा वाई पे और वी रहेगा एक्स पे, रट्टा मार लो। इंडिकेटर डायग्राम, हम चाहे करंट इंडिकेटर डायग्राम हो, चाहे प्रेशर इंडिकेटर डायग्राम हो, चाहे वॉल्यूम इंडिकेटर डायग्राम हो, चाहे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में इंडिकेटर डायग्राम हो, हमेशा पहले वाई बोलेंगे फिर बाद में एक्स बोलेंगे। चलो बेटा आगे बढ़ जाते हैं। वर्क डन निकालना है हमको साइक्लिक प्रोसेस में। तो अब हम आपके लिए ये दिया दिखाने के बराबर है, सूरज के सामने दिया दिखाते हैं ना, इसलिए मैंने निकाल के देखो सारी चीजें रख दी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारा प्रोसेस है क्लॉकवाइज, और ये वर्क डन पॉजिटिव आएगा। एरिया निकालेंगे हाफ बेस इनटू हाइट से। आगे बढ़ जाइए। अब आते हैं बेटा, मान लीजिएगा मैंने आपको बताया कि प्रोसेस विल बी आइसोथर्मल। सर चलिए मैं अगर आइसोथर्मल प्रोसेस को दिखाता हूं। अच्छा बेटा एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि मान लीजिएगा साइक्लिक प्रोसेस, आपका कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होता, मान लीजिए हमारा साइक्लिक प्रोसेस जो है ना ये होता, मान लीजिए ये साइक्लिक प्रोसेस हमारा कैसा होता बच्चों, ये वाला प्रोसेस होता हमारा। देखिए देखिए बेटा, देखिए मैं सारी चीजें यहां पे बता दे रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये प्रेशर दिया है किलो पास्कल में, ये वॉल्यूम दिया है लीटर में, और आपको एरिया निकालना है। बच्चों कभी भी हम एरिया अगर निकालते हैं साइक्लिक प्रोसेस से, तो साइक्लिक प्रोसेस में अगर सर्कल दिया जाता है तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला सभी जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन पाई आर स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आर हमारे दो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एक आर हमारा वॉल्यूम एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और एक आर हमारा जो होता है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि एक आर हम यहाँ पे लेंगे आरपी, यानी कि हम लोग यहां से ले सकते हैं। सारे बच्चे देखिएगा, ये वाली वैल्यू हमारी 2 आरपी दे रही है डायामीटर, और एक ये वाली वैल्यू हमारी 2 आरवी दे रही है। अब कहने का मेरा मतलब ये है कि हम आरपी और आरवी तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे किया है पाई आर स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे हमने इसको पाई आरपी इंटू आरवी कर लिया है। अरे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि इंटरनेट खत्म हो गया है। कोई बात नहीं बेटा, हम जितना पढ़ाएंगे उतना आपको मिल भी जाएगा, चिंता नहीं करिए। ठीक है, चिंता नहीं करिए बेटा। अच्छा बेटा देखिएगा बच्चों, ये पाई आरपी आरबी में जरा बताओ आरपी कितना निकलेगा। सर यहां से आरपी निकलेगा 4 - 2। अच्छा यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है बेटा, 6 है। ये मैंने 6 ले लिया, ये मैंने यहाँ पे 6 ले लिया बेटा, तो यहां से मेरा ये 6 निकल के आ रहा है।
बच्चों क्या ये क्लियर हो गया आप लोगों को? 6 निकल, तो बताइए 6 - 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और किलो पास्कल कर देंगे तो ये देखो पास्कल आ जाएगा। अच्छा बेटा, जब हम बात करेंगे वॉल्यूम वाले में, तो वॉल्यूम में बात करेंगे तो 8 - 2 आ जाएगा। 8 - 2 6 आ जाएगा। इसका मतलब 6 इंटू और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 यानी 3 आ जाएगा। 3 लीटर को मीटर क्यूब में बदल दिया। तो क्या आप लोग इस पूरे डायग्राम से आरपी और आरवी निकाल दोगे? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कहीं हमें रोकना हो, तुरंत अपना मैसेज पर्सनल करके मुझे डाल दीजिए आप कि सर इसको दोबारा बता दीजिए। मैं आपका बिना नाम लिए दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका भला हो जाएगा। बाकी बच्चे दोबारा सुन लेंगे तो कौन सी उल्टी हो जा रही है ना। अच्छा बेटा आगे देखो, यहाँ पे आ गया पाई आरपी आरवी, और ये क्या हो गया 10 की पावर 3 और -3, ये तो कल गया। ये किलो पास्कल है, ये लीटर है, यानी कुल मिला के 6 पाई हमारा आंसर आ रहा है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग कर लेंगे। लेकिन मुझे ये ग्राफ, ये वाला बहुत ज्यादा टेक्निकल ग्राफ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा गहराई से समझने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, आइए बेटा नीचे आ जाइएगा। नीचे आ जाते हैं हम लोग आइसोथर्मल में। अगर आइसोथर्मल की बेटा बात करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिस प्रोसेस में टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। अब बेटा टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहा तो हमारा ये बॉयल का लॉ फॉलो करेगा, और जब ये बॉयल का लॉ फॉलो करेगा तो एक तो बात पक्का हो जाएगी कि P1 V1 = P2 V2 हो जाएगा। ये हमारी भरी हुई जो गैस होती है ना बच्चों, ये जो गैस होती है ये हमारी ऐसे सिलेंडर में भरी जाती है कि ये कंडक्टिंग सिलेंडर होना चाहिए। और जब ये गैस हमारी कंडक्टिंग सिलेंडर की ओर जाती है, इसका मतलब तो हम ये बात जानते हैं, हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि कंडक्टिंग सिलेंडर की बात करते हैं हम लोग बेटा, बात करते हैं कंडक्टिंग सिलेंडर की। तो कंडक्टिंग सिलेंडर का मतलब एक हो जाता है कंडक्टिंग सिलेंडर। कंडक्टिंग सिलेंडर का मतलब हो जाता है कि अगर हम प्रोसेस को वेरी स्लो कर दें, कंप्रेशन या एक्सपेंशन को वेरी स्लो कर दें, तो हमारा प्रोसेस पहली बात तो आइसोथर्मल होगा। और वेरी स्लो का मतलब होता है कि हीट का एक्सचेंज प्रॉपरली पॉसिबल हो गया, यानी कंडक्टिंग सिलेंडर भी इसकी हेल्प कर रहा है। तो एक समझ लीजिए, चौथा वाला पॉइंट क्लियर हो गया। कंप्रेशन करें तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सपेंशन करेंगे तो टेम्परेचर घटेगा। कंप्रेशन करने का मतलब हो गया कि गैस को धीरे 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 कंप्रेस करो, ताकि एक्सपेंशन कंप्रेस करने पे जितना टेम्परेचर बढ़ा है हीट में गो आउटसाइड, और एक्सपेंशन करेंगे तो धीरे धीरे करो। गैस फॉलो करेगी लॉ हमारा P1 V1 P2 V2, यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम को करेगी। बेटा हम लोग याद रखेंगे, यहाँ पे हमारा अगर ग्राफ बनेगा तो ग्राफ में हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंशन दिखाया गया है, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में गैस हमारी ए से बी जा रही है। तो अगर गैस हमारी ए से बी जा रही है बेटा, तो हमारा जो पीवी ग्राफ का जो एरिया है, ये पूरा वाला एरिया, ये पूरा वाला जो एरिया है ये वर्क डन बताता है। याद रखिएगा, ये जो रेक्टेंगल बनता है ना, इसको हम छोटे छोटे रेक्टेंगल बना के इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो हमारा ये छोटे रेक्टेंगल का बन गया एरिया। और इसी को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद एलिमेंट्री लिया हमने पार्ट, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारा ये कंप्लीट एरिया का डेरिवेशन है। आपके लिए केवल बात यह है कि फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है वर्क डन का, वो आ जाता है लॉग म्यू आर टी लॉग बेस ई और V2/V1, लेकिन लॉग बेस ई को ln भी कहते हैं। और V2/V1 जहां पे होगा वहां पे P1/P2 भी कर सकते हैं। देखिए यहां से V2/V1 की जगह पे P1/P2 भी कर सकते हैं, राइट। और बेटा एक बात याद रखिएगा, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला जब लिखेंगे तो आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा सारे बच्चे, कि अगर हम लोग प्रेशर में लिखेंगे तो प्रेशर दिया जाएगा तब लिखेंगे, वॉल्यूम में लिखेंगे तो वॉल्यूम दिया जाएगा तब लिखेंगे। यानी फॉर्मूले हमारे ये भी तैयार होना चाहिए, ये भी तैयार होना चाहिए, ये भी तैयार। अच्छा बेटा अगली बेटा बात करते हैं एडियाबैटिक की। याद रखना बेटा, एडियाबैटिक की बात करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस एडियाबैटिक वाला जिसमें हीट का नेट ट्रांसफर जो है हमारा वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होता ही नहीं है। और ऐसा करने के लिए हमने सिलेंडर में भरी हुई गैस को लिया है, जो गैस हमारी क्या होती है, म्यू मोल गैस हमारी एनक्लोज चैम्बर में एडियाबैटिक कंडीशन में भरी जाए तो एक एनक्लोज चैम्बर हमारा
परफेक्टली आइसोलेटेड रहना चाहिए। तो ये आइसोलेटेड है, इंसुलेटिंग चैम्बर ले लिया है। और एडियाबैटिक में पी वी की पावर गामा का फॉर्मूला यूज होता है। गामा की वैल्यू दो होती है, एक गामा होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो, एक गामा होता है आपका स्लोप ऑफ एडियाबैटिक अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल का रेशियो। ये दो गामा की वैल्यू है, याद कर लीजिएगा। गामा की वैल्यू 574 353 होती है। अगर पिस्टन ऊपर ले जाएंगे या नीचे ले जाएंगे, जो भी काम करेंगे सडन करेंगे, और काम अगर सडन करेंगे तो सडन चेंज जो होता है वो एडियाबैटिक होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने थर्मस में चाय भरी है, और थर्मस में चाय हमारी भरने का मतलब है इंसुलेटिंग चैम्बर, आइसोलेटेड सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। लेकिन थर्मस की चाय आइसोलेटेड सिस्टम सराउंडिंग के साथ केवल 15 मिनट के लिए है। 15 मिनट के बाद जैसे ही टाइम बढ़ेगा, तो कोई थर्मस आज तक ऐसा नहीं बना है, चाहे मिल्टन का हो, चाहे क्लिल्टन का हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा थर्मस में चाय जो होती है वो 8 घंटे 10 घंटे के बाद ठंडी हो जाएगी भाई साहब। इसका मतलब वो हमारा आइसोलेटेड चैम्बर नहीं रहा, तो कोई हमारा आइडियल आइसोलेटेड चैम्बर नहीं है। साइकिल का पंप, बलून की बस्टिंग, साइकिल का पंप हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन का एग्जांपल होता है, और टेम्परेचर पंप का बढ़ जाता है। और बलून की बस्टिंग जो होती है, अचानक किसी के टायर फट जाए, अचानक बलून को फोड़ दीजिए मुंह के पास, अचानक आप किसी के साइकिल की चुच्ची निकाल दीजिए और बेटा गैस निकल रही है, एयर निकल रही है, तो हम लोग याद रखते हैं कि जो एयर निकलती है वो सडन एक्सपेंड करती है। और सडन हमारे अगर बाहर एयर हमारी एक्सपेंड करेगी तो अंदर हाई प्रेशर पे भरी हुई है, बाहर का 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जब एयर जाएगी, तो ऐसे सडन प्रोसेस को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पे कहा जाता है बेटा एडियाबैटिक चेंज। साउंड का प्रोपेगेशन भी एडियाबैटिक चेंज होता है। बेटा ग्राफ एडियाबैटिक का बनाएंगे तो यह हाइपरबोलिक बनेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो आपका आइसोथर्मल बनता है, क्योंकि पावर 1 और 1 होती है। यहाँ पे 1 से ज्यादा होती है तो ओनली हाइपरबोलिक बनेगा। तो ग्राफ हाइपरबोलिक बनाने के बाद इसका वर्क डन का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लो, एलिमेंट्री पार्ट ना लेकर डायरेक्ट लिख लो। वर्क डन का पहला फॉर्मूला होता है 1 अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। पहला, अगर हम P1 V1 की जगह म्यू आर T1 रख दें तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन का म्यू आर T1 माइनस T2। म्यू आर को कॉमन ले लीजिए बेटा आप। अगली बात बेटा आ जाइएगा, मैंने कहा था 25 तारीख को ये पढ़ाएंगे, तो देखो 25 तारीख लिखी हुई है और सब लिखा हुआ। आइए बेटा, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी हमको आइसोथर्मल ग्राफ बनाना है और एडियाबैटिक बनाना है, बनाने में ग्राफ एक ही जैसे होंगे। स्लोप भी हमारा डीपी अपॉन डीवी होगा। वाई एक्सिस का मतलब हो गया, वाई एक्सिस का मतलब हो गया, वाई एक्सिस का मतलब हो गया कि डीपी, और एक्स का मतलब हो गया बेटा डीवी। तो स्लोप की वैल्यू हमारी एक ही जैसी आएगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि हम अगर आइसोथर्मल का स्लोप निकालें तो बेटा मैंने निकाल के दिखाया है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट को मैंने यहां पर पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, और पार्शियली डिफरेंशिएट करके पी डीवी प्लस वी डीपी इक्वल टू 0। और पी पहला फंक्शन, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब जरा यहां तक बता दीजिए, डीपी अपॉन डीवी की वैल्यू माइनस पी अपॉन वी आ गई है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गामा, इसमें गामा नहीं है। और स्लोप आइसोथर्मल का गामा पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब हो गया नेगेटिव स्लोप होने का मतलब है एंगल हमारा 90 से ज्यादा बनेगा। और गामा का मतलब है डिपेंड नहीं करता है, मतलब एटॉमिसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। और एटॉमिसिटी पे डिपेंड नहीं करता है तो मोनोडायापॉली का एक ही ग्राफ बनेगा। तो कोई कह दे कि सर ये ग्राफ बना है, बताइए आइसोथर्मल है कि एडियाबैटिक है? बच्चों हमने कह दिया ये ग्राफ बना है, मोनोडायापॉली का एक ही ग्राफ बना है, बताइए आइसोथर्मल है कि एडियाबैटिक है? पक्का समझ लीजिए ये वाला ग्राफ आपका पक्का मान के चलिए, ये वाला ग्राफ आपका क्या होगा? आइसोथर्मल होगा। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल में मोनोडायापॉली में कोई भी अंतर नहीं देंगे, पक्का। अब बेटा इधर आ जाइएगा, इधर आइए एडियाबैटिक में। एडियाबैटिक में जो ग्राफ बनेगा, एडियाबैटिक में ग्राफ का जो हमारा स्लोप आएगा वो डीपी अपॉन डीवी आएगा। और इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट। क्या? डीपी अपॉन डीवी को डायरेक्ट स्लोप लिखेंगे गामा टाइम्स माइनस पी अपॉन वी। और ये डायरेक्ट वैल्यू हम लोगों को याद होती है कि स्लोप हमेशा एडियाबैटिक का आइसोथर्मल का गामा टाइम्स होता है। यानी मैंने अभी बताया कि गामा की एक नई डेफिनेशन होती है, गामा को कहते हैं स्लोप ऑफ एडियाबैटिक अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। बच्चों याद कर लो जल्दी से, गामा को कहते हैं स्लोप ऑफ एडियाबैटिक अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। याद रहेगा बेटा। अगली बेटा बात यहाँ पे बोलने जा रहे हैं, गामा की वैल्यू मोनो डाया पॉली में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और गामा मोनो का सबसे ज्यादा, पॉली का सबसे कम होता है। इसका मतलब स्लोप आपका एडियाबैटिक में मोनो का सबसे ज्यादा होता है
और बेटा पॉली का सबसे कम होता है। और एक आपको बताएं, 2 मिनट ब्रेक ले लो, यहां तक बता दो, सारी बातें क्लियर है? वाई वाई टाइप कर दीजिए सारे बच्चे। स्पीड बहुत तेज तो नहीं है, पूरा रिवाइज हो रहा है, कोई पॉइंट छोड़ नहीं रहे हैं, धीरे भी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो सुपर रैंकर के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। और स्पीड आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपका चैप्टर 3 दिन में खत्म होना चाहिए, कोई भी बड़ा चैप्टर हो। छोटे छोटे चैप्टर तो एक ही दिन के हैं रैंकर वाले बैच में। ठीक है बेटा? अच्छा बेटा, तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने यहां पर, जैसे मैंने ये बनाया है, तो थोड़ा सा मैं इस चीज को यहां बनाना चाहता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा, ये जैसे स्लोप है आपका, ये पीवी इंडिकेटर डायग्राम है, और मैंने कहा बेटा ये लाल वाला ग्राफ है, मैंने कहा बेटा ये पीला वाला ग्राफ है, मैंने कहा बेटा ये सफेद वाला ग्राफ है। अब इसमें मोनो डाया पॉली हमें पता लगाना है? सर वो स्लोप वाला एक बार बता दीजिए, नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा मैं बता रहा हूं बेटा, देखो पहली बात तो ये एडियाबैटिक है, पक्का हो गया। एडियाबैटिक का मतलब हो गया कि मोनो, डाया और पॉली दोनों का बेटा हमारा तीनों का स्लोप अलग अलग है, तो तीनों ग्राफ अलग अलग बनेंगे। और स्लोप हमेशा याद रखिएगा, डाया का जो होता है बेटा, मतलब एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है बेटा, वो हमेशा आपका गामा पे डिपेंड करता है। और स्लोप हमेशा एडियाबैटिक का जो होता है ना बेटा, ये आपका एरिया का जो स्लोप होता है, ये गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल होता है। हम लोग ये बात पहले पढ़ चुके हैं, ये मैंने पिछली वाली रिवाइज करा दी, धीरज ने बोला था इसलिए मैंने रिवाइज करा दी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन तीनों में मोनो डाया पॉली पहचानो, हम जानते हैं कि जिसका गामा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, तो स्लोप किसका ज्यादा? मोनो का। और स्लोप किसका कम? डाया का। और स्लोप सबसे कम किसका? पॉली का। तो एक काम करते हैं, मेरा नियम थोड़ा सा अलग है, मैं यहां पे एक लाइन बना देता हूं परपेंडिकुलर। आप बताओ, अगर लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो एक्स एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल का मतलब हो गया इसका स्लोप हो गया 90 डिग्री। और एक लाइन बना देते हैं हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी एक्स के पैरेलल। अगर एक्स के पैरेलल हो जाएगा तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा बच्चों? क्योंकि ये एक्स के पैरेलल लाइन बनाई है, जहां पे 3-4 ग्राफ बने हो वहीं पे 2 लाइन बना लो, और हमारा इस लाइन से इस लाइन पे जाओगे तो स्लोप घट रहा है, और स्लोप घटेगा तो गामा घटेगा, यानी गामा घटेगा तो ये मोनो हो जाएगा, ये डाया हो जाएगा, ये पॉली हो जाएगा। बेटा यहां पे कंप्रेशन और एक्सपेंशन, यहां पे आपको कंप्रेशन और एक्सपेंशन इंडिकेट किया जाएगा सवाल में। बेटा याद रखिएगा, मैं यहां पे ये एक्सपेंशन कर देता हूं, क्योंकि अगर आपने इंडिकेट नहीं किया बेटा तो वर्क आपका उल्टा हो जाएगा, यानी कि आपकी प्रेशर और वॉल्यूम की चीजें पलट जाती हैं, इसलिए हमको यहां पे इंडिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया बच्चों? तो मोनो डाया पॉली क्लियर हो गया, और आपको स्लोप निकालना आ गया, और स्लोप निकालने वाली वैल्यू भी क्लियर हो गई। अच्छा बेटा हम इधर आ जाते हैं आगे, और इधर जब आगे आ जाते हैं तो हम लोग एक यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, सवाल करने जा रहे हैं कि मान लीजिएगा हमसे कोई पूछे कि इनमें पहचानो आइडिया आइसो कौन है और एडियाबैटिक कौन है, तो मैंने कहा फिर वही किया करो, परपेंडिकुलर लाइन बनाओ स्लोप ज्यादा, और पैरेलल लाइन बनाओ एक्स एक्सिस के स्लोप कम, और यहां से यहां जाएंगे तो स्लोप घटेगा, और स्लोप घटेगा इसका अर्थ हो गया कि हमारा बेटा यहाँ पे नीचे वाला एडियाबैटिक है, ऊपर वाला आइसोथर्मल है। अब बेटा यहाँ पे आ जाते हैं, मोनो डाया पॉली पहचान लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला ग्राफ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
कि हमसे कह रहा है कि कोई गैस हमारी V से 2V जा रही है, और अगर गैस हमारी V से 2V जा रही है तो याद रखिएगा एक्सपेंशन हो रहा है और डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं। पहला वाला प्रोसेस आइसोबैरिक है, दूसरा वाला आपका आइसोथर्मल है, तीसरा वाला आपका एडियाबैटिक है, चौथा वाला आपका आइसोकोरिक है, और आइसोकोरिक को मैंने बता दिया वर्क डन 0, क्योंकि आइसोकोरिक है तो इसकी बात खत्म कर दें। अब बताओ आइसोबारिक है, ये वाला आइसोबारिक है, और एक वाला आपका आइसोथर्मल है। और बेटा आपको आइसोबारिक और आइसोथर्मल में पता करना है वर्क किसका ज्यादा किसका कम। यार जिसका एरिया कम उसका वर्क कम। तो बताओ ये एडियाबैटिक है तो सबसे कम एरिया एडियाबैटिक का अंदर, इसका मतलब नीचे कंपेयर कर लिया मैंने, सबसे कम एरिया सबसे कम वर्क डन। ये एक्सपेंशन का सवाल है, ये एक्सपेंशन का सवाल है। और अगर हम बात करेंगे कंप्रेशन में, यही सवाल कंप्रेशन का बात करेंगे, कंप्रेशन का, तो कंप्रेशन में हमारी गैस ए पॉइंट पे है और अगर ये हमारी वॉल्यूम आधा कर रही है 2V से V में आ रही है तो सबसे ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा एडियाबैटिक में। देखो मैंने बताया है, एक बात समझ लीजिएगा, ए से जब हम बी जाएंगे तो आइसोबारिक बनेगा और ए से जब हम सी जाएंगे तो ये एडियाबैटिक आइसोथर्मल बनेगा। सर आइसोथर्मल में समझा दीजिए, वॉल्यूम आधा होगा तो प्रेशर डबल होगा, वॉल्यूम आधा प्रेशर डबल। हमने प्रेशर P से 2P कर दिया। ये वाली बात क्लियर हो गई सारे बच्चों को? ये वाली बात क्लियर हो गई? जरा बताइए मुझे। यस सर। पक्का इसको एक्सप्लेन तो नहीं करना है? वॉल्यूम आधा प्रेशर डबल, एरिया आइसोथर्मल है ये। चलो बहुत अच्छे बेटा, अच्छा बेटा ठीक है। अच्छा बेटा देखिए नीचे आइएगा, नीचे एडियाबैटिक में एक्सप्लेन करना है, जैसे P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा। बताओ इनिशियल वॉल्यूम कितना है भाई साहब? इनिशियल वॉल्यूम है हमारा V1, 2V है फाइनल वॉल्यूम, और ऊपर वाला हमारा एडियाबैटिक है, तो फाइनल प्रेशर बताओ कितना हो रहा है? तो फाइनल प्रेशर P2 इक्वल टू हो जाएगा P1 और V1 अपॉन V2 की पावर गामा। बेटा V1 की वैल्यू 2 रख दो, 2V, और ये कट गया देखो, तो 2 की पावर गामा। आप बताइए कि अगर गैस को सेम वॉल्यूम से हम कंप्रेस करें एडियाबैटिकली और आइसोथर्मली, तो बेटा याद रखिएगा वॉल्यूम तो सेम हमारा घट रहा है लेकिन प्रेशर हमारा एडियाबैटिक में ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि वो 2 की पावर P टाइम्स हो जाता है। तो ये बात मेरी पकड़ ली सारे बच्चों ने? प्रेशर 2 की पावर P टाइम्स हो जाता है एडियाबैटिक में, ये बात पकड़ ली सब लोगों ने। और आइसोथर्मल में प्रेशर हो जाता है 2P टाइम्स, यानी दुगना, वॉल्यूम आधा प्रेशर डबल। एडियाबैटिक में प्रेशर 2 की पावर P टाइम्स हो गया, 2 की पावर गामा टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब एडियाबैटिक का ग्राफ सबसे ऊंचा भागेगा। ये बात क्लियर बच्चों? बच्चों बता दीजिए प्रेशर का बढ़ना एडियाबैटिक में और आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल में जिस फ्रैक्शन में वॉल्यूम घटाते हो उसी फ्रैक्शन में प्रेशर बढ़ जाता है, एडियाबैटिक में उल्टा हो जाता है। ओके बेटा बेस्ट। अब मुझे बताइएगा सबसे ज्यादा एरिया किसका आ रहा है? सबसे ज्यादा एरिया एडियाबैटिक का आएगा एडियाबैटिक। और सबसे कम एरिया आ रहा है आपका ये वाला, आ जाएगा? यस सर। डन बेटा, नीचे आ जाइएगा, बिल्कुल उल्टा हो गया। पहले नियम का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैंने सबसे आखिरी में हेडिंग बताई है। मैं कुछ लोग पहले पढ़ा देते, मैंने सबसे आखिरी में बताई। साइन कन्वेंशन पढ़ लीजिए। बेटा डिफरेंशियल फॉर्म है फर्स्ट लॉ का, अगर Q पॉजिटिव होगा तो हीट इन, Q नेगेटिव है तो हीट आउट, हीट इन और हीट आउट। और डेल्टा W आपका पॉजिटिव है बता दिया, नेगेटिव है बता दिया, केमिस्ट्री में उल्टा हो जाता है। और डेल्टा U की वैल्यू अगर पॉजिटिव है लिखेंगे
तो ये हमारा आ जाएगा आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीटिंग हो रही है, और डेल्टा यू हमारा नेगेटिव है तो ये कूलिंग हो रही है। आगे से सारे के सारे हम लोग कल क्वेश्चन का सेशन है, तो कल हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं निकाल के रखूंगा। और देखिए हम लोग आइडियल कंडीशन में बात करते हैं तो एडियाबैटिक की ये वाला जो फॉर्मेट होता है ना, इस वाले में एडियाबैटिक में पी वी की पावर गामा में टी नहीं है, P1 V1 P2 V2 कर लेंगे, कोई सवाल लगा लेंगे। और इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे देखो मैंने पुट किया है, मैंने यहाँ पे प्रेशर को रिप्लेस कर दिया है, तो इसमें प्रेशर नहीं है। तो इक्वेशन 1 में टेम्परेचर नहीं है, इक्वेशन 2 में प्रेशर नहीं है, और इक्वेशन 3 में वॉल्यूम नहीं है। देख लीजिए बेटा, तो हमारे पास ये तीनों फॉर्मूले हम लोगों को अक्सर पूछे जाते हैं और अक्सर इसका क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो हम लोगों का ये एडियाबैटिक और आइसोथर्मल की सारी कंडीशंस बिल्कुल हमारी खत्म, सारी चीजें खत्म। हमने आपको एवरी चीज, जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो सारी हमने आपको बेटा एक तरफ से एक्सप्लेन कर दी थी। अब एक बात और समझने वाली है यहाँ पे कि मान लीजिएगा हमसे कह दिया जाता है, जैसे हमसे कह दिया जाता है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये वाला सवाल है। तो अगर ये सवाल हमसे कह दिया जाता है ना बेटा, तो इस सवाल में देखो हीट हमारी ये वाली जो है वो सप्लाइड है, यानी कि Q जो है वो हमारा +50 आ रहा है, और ये हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम है, W हमारा आ रहा है -10 आ रहा है। तो बता इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी। एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि Q इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस W, और ये आ रहा है 50 प्लस में, और डेल्टा U निकालना है, और ये -10 आ गया, तो डेल्टा U की वैल्यू प्लस का 60 जूल आ गई, यानी आंसर हमारा आ जाएगा बढ़ रही है। अब इसी को वॉयलेट करने का एक और नियम होता है बेटा, जैसे ये वाला हमने हीट एनर्जी दी है सिस्टम को कितनी, तो और हमने यहाँ पे कह दिया है फर्स्ट लॉ का वायलेशन है बेटा, हमने कह दिया है देखिए इतना जूल वर्क डन हो रहा ऑन, फिर कहते हैं इतनी हीट हमारी लॉस भी हो रही है। भाई साहब इसमें लॉस कहाँ आ रहा है, आज मैं पीडीएफ दे दूंगा बेटा, इसमें लॉस कहाँ पे हो रहा है, इसमें लॉस कहाँ पे हो रहा है, इसमें लॉस हमारा फर्स्ट लॉ में मैंने पढ़ाया नहीं था। मैंने कहा था कि हम लोग फर्स्ट लॉ में लॉसेस को इग्नोर करते हुए सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज नहीं करेंगे, और सिस्टम को दी गई हीट जो होती है वो वर्क करेगी या इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। तो जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे आइसोबारिक कंडीशन में हीटिंग ऑफ गैस पे जाते हैं तो हम सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज नहीं लेते हैं। तो बेटा ये लाइन समझिएगा, ये वाला सवाल करना पड़ेगा इस वाले मेथड से। तो मुझे लगता है सारे बच्चे कर लेंगे, क्योंकि ये वाला हमारा 200 कैलोरी है और आंसर आ रहा है जूल में, तो 4.2 कर देंगे। वर्क डन हमारा कितना है 210 जूल है, और इंटरनल एनर्जी निकालनी है बेटा, आपके पास ये वाली आ जाएगी लॉस, और लॉस आपका 50 क्या है बेटा 50, और देखो वर्क डन ऑन बोला है तो माइनस लिख देंगे वर्क में, और हीट सप्लाई करी गई है तो प्लस लिख देंगे, और लॉस में तो यहाँ पे भैया हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, तो 50 कैलोरी को हम लोगों ने 4.2 कर दिया, ठीक, और फटाफट इसको डिवाइड कर दिया, तो ये वाली वैल्यू कट गई, हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 840 जूल आ गया, और वो भी प्लस में आ जाएगा। तो पहला आंसर सारे बच्चों का आ जाएगा। बोलो बच्चों क्लियर हो गया सवाल। लॉस जो होगा उसमें माइनस का साइन, हमने क्या कहा, हमने आपको देखो हमने यहां पे साइन कन्वेंशन नहीं लगाया, और आप सभी लोग गलती कर दोगे लॉस में माइनस का साइन लगा दोगे। भैया एक बात बताओ, आपकी एनर्जी कंजर्व करानी है, जो एनर्जी दी गई है उसी को तो लॉस में ले जाना है, यानी कि दी गई एनर्जी बराबर जितनी भी एनर्जी ये वाली है, तो लॉस में कोई माइनस का साइन नहीं लगा देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, कहानी बदल जाएगी। फाइका बेटा, फाइका जल्दी से बाय बाय टाइप करो, नहीं उड़ा दिए जाओगे। हाँ इस धरती पे जो है सिली मिस्टेक हो जाएगी भाई साहब। आइए देखिए बेटा, एक क्वेश्चन आपका है
जो आप ही कर सकते हो केवल इसको। एक सिलेंडर है और मोनो एटॉमिक गैस हमने सिलेंडर में भरी हुई है और सिलेंडर हमारा इस प्रकार का है। और ये लंबाई है और सिलेंडर का एरिया है। फ्रिक्शनलेस पिस्टन और गैस को अलाउ किया जाता है टेम्परेचर T2 पर। तो बताओ इस समय गैस का वॉल्यूम कितना है? एरिया A इंटू लंबाई, और टेम्परेचर कितना है? T1। जब हमने गैस को क्या कर दिया बेटा? एक्सपेंड कर दिया, लंबाई बढ़ा दी, सिलेंडर पिस्टन ऊपर खींच दिया और एरिया वही रहेगा। तो फाइनल वाला वॉल्यूम कितना हो गया? फाइनल टेम्परेचर हम लोग जानते हैं T1 V1 की पावर गामा -1, T2 V2 की पावर गामा -1। सर ये क्या सपना आ रहा है कि एडियाबैटिक लगा देंगे? अरे नहीं, सपना क्यों आएगा? देखो ये लिखा है पिस्टन को सडनली खींचा गया है, और यहीं लिख दिया जाता पिस्टन को धीरे धीरे खींचा जाता, तो कहानी उल्टी हो जाती। बेटा सुन रहे मेरी बात? बोलो बच्चों, बताओ पिस्टन को धीरे धीरे खींचते, बताओ पिस्टन को धीरे धीरे खींचते, आंसर बोलो। पिस्टन को धीरे धीरे खींचते, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। अरे हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं, आंसर बोलो क्या होगा। तब तक आप सोचो, मैंने ये वाला सॉल्व कर दिया है। इसका आंसर तो आ गया 2/3, इसका तो आ गया। अब बताओ अगर हम धीरे धीरे कर दें, अगर एडियाबैटिक ना हो, अगर धीरे धीरे कर दें तो क्या आंसर होगा? L2/L1 हैं? L2/L1। अरे भाई साहब, T1 T2 का अनुपात 1 हो जाएगा। कहां पढ़ रहे हो झुमरी तलैया में? यस सर, आइसोथर्मल है। 1 हो जाएगा। देखो हो गई सिली मिस्टेक। ये तो गुगली हो गई। अरे है ही है भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? T1 T2 भाई साहब, ये क्वेश्चन कितना दमदार क्वेश्चन था। और सुरभि भदौरिया क्या टाइप कर रहे हो तुम हैं? बताओ, बढ़िया सवाल था। अगर हम इसको स्लोली स्लोली कर दें, बोलो बेटा डन। चल दीजिए, बाय बाय टाइप कर दीजिए, 1:1 आंसर आ जाएगा। चलिए, तो आज आपको मैं एक पीडीएफ देने जा रहा हूं बच्चों, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये पीडीएफ आपको जो मिलने जा रहा है, ये पीडीएफ आपका लेवल 1 का पीडीएफ है, और कल हम आपको एक दूसरा पीडीएफ देंगे, वो लेवल 2 का है। दोनों ही पीडीएफ में थर्मोडायनेमिक्स पूरा हो जाएगा। लेकिन इन बिटवीन मैं आपसे कहूंगा कि कल आप एक चीज जो है बहुत अच्छे से देखिएगा अपनी कॉपी पे। अभी रुके रहिएगा 1 मिनट। जो बच्चे बेचारे आज नहीं आ पाए हैं उनका क्या करें बताओ, बेचारे बच्चे मन के सच्चे। आइए देखिए, आपके सामने एक ये बहुत अच्छा पीडीएफ मैं दे रहा हूं। देखिए बेटा, एक सवाल इससे मिलेगा। कनेक्शन ऑलमोस्ट ओवर सर। देखो बेटा, अगर हम म्यू मोल, म्यू1 मोल कोई भी गैस, म्यू2 मोल कोई भी गैस को अगर हम लोग मिक्स करते हैं, ये देखिए, एक गैस 1 एक गैस 2, अगर आप इनको मिक्स करते हैं तो हम इनकी इंटरनल एनर्जी का टोटल निकालते हैं, तो यू मिक्सचर बराबर आ जाएगा U1 और U2। और अगर हम म्यू सी डेल्टा टी फॉर्मूला होता है इंटरनल एनर्जी का इकलौता फॉर्मूला, तो म्यू सी म्यू1 प्लस म्यू2 टोटल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल। तो इस वाले फॉर्मूले को अगर आपने देखा तो इसके 2 केस बनते हैं बेटा। या तो गैस सेम एटॉमिसिटी पर हो, टेम्परेचर डिफरेंट हो, तो एटॉमिसिटी अगर सेम होगी तो पक्का हमारा C1 C2 C1 C2 C1 C2 कट जाएगा, तो केवल हमारा टेम्परेचर मिक्सचर का पहला फॉर्मूला आ जाएगा। अगर डिफरेंट टेम्परेचर एटॉमिसिटी हो, टेम्परेचर इक्वल हो, तो टेम्परेचर काट दो, टेम्परेचर कट गया, टेम्परेचर कट गया, टेम्परेचर कट गया, तो C1 C2 आ जाएगा अलग अलग। तो पहली गैस की CV1
दूसरी गैस की CV2 और तीसरी गैस हमारी मिक्सचर है, CV मिक्सचर आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, इससे निकाल लेंगे CV मिक्सचर, और CV मिक्सचर दूसरे से निकाल के CP मिक्सचर तीसरे से निकाल लेंगे। CP मिक्सचर निकालने का फॉर्मूला होता है CV+R। हो गया। और अगर हम इस फॉर्मूले में बेटा हम पुट कर दें CV का फॉर्मूला R/Γ-1, तो इस वाले से निकाल देंगे गामा मिक्सचर। मैं आपको 4 फॉर्मूले ये दिखाना चाहता था, और ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे हैं। आप बता दीजिए क्या आप लोगों का पूरा ये तैयार हो गया? जल्दी बताइए। तो कल हम आप लोगों को कल कराएंगे PDF1, हम आपको दे रहे हैं। ये PDF1 पूरा लगा लीजिएगा कंप्लीट। कल सारे डाउट PDF1 के होंगे, फटाफट डाउट तैयार करके रखिएगा। PDF2 पे हम बात करेंगे कल, और PDF2 में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करेंगे, और कल हमारा थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन सेशन खत्म। तो 3 दिन में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स अगर खत्म कर लेते हैं तो बताओ स्पीड कैसी है हम लोगों की, ये बताइए। तो कायदे से सुपर रैंकर की स्पीड यही होनी चाहिए। पक्का बेटा? डन? यस सर। चलो, थैंक यू बेटा आवाज सुनने के लिए। तो ये अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसमें भी लाइक। थैंक यू सर। सर इसमें 4 गाने आदत पड़ गई सर की। हैं, आदत? अरे भाई साहब आदत पड़ गई, पता लगा सामान लेने गए, कहे अच्छा लगा यार लाइक करो सब्सक्राइब करो। पता लगा खाना खाने होटल में गए, कहे अच्छा लगा, अच्छा लाइक और सब्सक्राइब। चलो बेटा, सब चलता है ना? थैंक यू सर। और सारी चीजें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए बस। सर ऐसे हाँ, 3-4 दिन में खत्म कर देते मजा आता। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, अभी लगातार 3-4 दिन खत्म, हम लोग थर्मो खत्म, वेब शुरू। आ गया हूँ, कल से मैंने संभाल लिया मोर्चा बेटा, चिंता ना करो। सर ऑप्टिक पहले बढ़ाइए। पहले पढ़ा देंगे, पहले ऑप्टिक्स पढ़ा देंगे। आप लोगों के लिए Yes, कोई पहले जो पढ़ना हो पढ़ लेना। आप लोगों के लिए कोई ये नहीं कि पहले हम वही पढ़ाएंगे जो आ रहा है एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्टिक ठीक सर। है, सर ऑप्टिक्स डन बेटा डन, ऑप्टिक्स पहले पढ़ा दे। ठीक है, और वो भी आपको कठिन लगती वेव ऑप्टिक्स, वो पहले वेव ऑप्टिक्स पढ़ा दे। यस सर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सर। चलो ज्योमेट्रिकल पढ़ा देंगे पहले। चलो ओके बेटा, ठीक बेटा, बाय बाय। तो सेशन हमारा कम से कम रैपिड फायर वाला तो लाइक कर देना। यस हाँ, उस पे तो लाइक बनता है भाई साहब, अगर मेहनत करी है हम लोगों ने। सर करते हैं उसके बाय बाय, लाइक। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सर। बचे रहिए। सर उससे लाइक शेयर सब कुछ करते हैं। क्या, थैंक यू। यस सर। कमेंट भी करते हैं सर लास्ट में। हाँ, अरे कमेंट, अरे जितने हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उतने कमेंट तो आते हैं। मैं एक धरती पे एकमात्र इंसान हूं जो कमेंट का रिप्लाई करता हूं। गलत कह रहा हूं? यस सर। बताओ, मैं आपकी प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ यूट्यूब पे। चलो बेटा, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट सर।